निम्न में से किसने प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना को अपने लेखन में प्रस्तुत किया है? तो एस.सी. दुबे ने प्रस्तुत किया था। वर्ष 1961 में केंद्रीय अध्ययन एवं शोध संस्थान द्वारा सामुदायिक विकास मसूरी में प्रभु जाति तथा ग्रामीण नेतृत्व डोमिनेट कास्ट एंड विलेज लीडरशिप पर आयोजित सेमिनार में ग्रामीण भारत में परिवर्तन की प्रवृत्ति नामक शीर्षक से अपना शोध पत्र प्रस्तुत करते हुए एस.सी. दुबे ने भारत में ग्रामीण नेतृत्व की अवधारणा एवं अध्ययन के तरीकों को शामिल करते हुए पाया कि राजनैतिक शक्ति कुछ व्यक्तियों तक केंद्रित हो गई है। प्रत्येक गांव में कुछ प्रभुत्व लोग गांव की राजनीतिक भागीदारी तय करते हैं। वे विवाद को निपटाने, युवा शक्ति के मार्गदर्शन और त्योहारों के समय उत्सव के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिकाओं को ग्राम पंचायत, विधायक और सांसद के चुनाव के समय भी देखा जा सकता है। भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने किया था? तो क्या था? एस.सी. दुबे ने। वर्ष 1955 के बाद भारत में किए गए अध्ययनों में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है। इस उपागम के द्वारा संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया गया। M.N. श्रीनिवासन का कुर्ग का और एस.सी. दुबे का समीर पेट का अध्ययन इसी उपागम के आधार पर है, जिसमें गांव की संपूर्णता का अध्ययन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा? यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। यह कथन बी. मेहता का है। पीजीटी 2016 में यह पूछा भी गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में बी. मेहता ने कहा, यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। भारत संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्रामीण पंचायतों के गठन पर बल दिया गया। इसी उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर विकास योजनाएं एवं सामुदायिक कार्य प्रारंभ किए गए। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने हेतु भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने ग्राम विकास एवं जन प्रतिनिधियों तथा स्थानीय संस्थानों तथा प्रशासनिक शक्तियों के अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण पर प्रकाश डाला। ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उनमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले श्रीरामपुरम गांव का अध्ययन आंद्रे बिताई जी ने किया था। आंद्रे बिताई ने तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन करने पर पाया कि वहां जाति और वर्ग के संरचनात्मक समन्वय था। वर्ग एवं जाति परस्पर व्यापी ओवरलैप हैं। आंद्रे बिताई ने तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन करने पर पाया कि वहां जाति और वर्ग में संरचनात्मक समन्वय है। वर्ग एवं जाति परस्पर व्यापी है, यानी कि ओवरलैपिंग कर चुकी है, किंतु कई बिंदुओं पर इन दोनों में विरोध भी था। इससे शक्ति का वितरण भी गांव से स्थानांतरण पैदा करता है। यह अध्ययन यह प्रकट करता है कि जाति, वर्ग और शक्ति के आधार पर गांव में स्पष्ट स्थानांतरण देखा जा सकता है। ये स्थानांतरण एक दूसरे से परस्पर सहयोग नहीं करते। वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान दीजिए। आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग व जातियों में शक्ति केंद्रित है। निम्न जाति व वर्ग शक्ति प्राप्त की स्पर्धा में संगठित हुए हैं। ग्रामीण शक्ति संरचना के जिन नए धर्म निरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया, वे अभी भी प्रभावी हैं। इसका उत्तर है योगेंद्र सिंह। ग्रामीण नेतृत्व और शक्ति संरचना के नवीन प्रतिमानों का उल्लेख करते हुए योगेंद्र सिंह ने लिखा, गांव में आज भी शक्ति का विकेंद्रीकरण उच्च जातियों एवं वर्गों में है। निम्न जातियों एवं वर्ग संगठित होकर शक्ति प्राप्ति के लिए उच्च जातियों एवं वर्गों से स्पर्धा कर रही हैं। नवीन ग्रामीण शक्ति संरचना को जिन धर्म निरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर विकसित करने का प्रयत्न किया गया था, वे ग्रामीण मूल्य शक्ति संरचना में अधिक प्रभावपूर्ण नहीं बन सके। ग्रामीण शक्ति संरचना आज भी विभिन्न जातियों में संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है। वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक है, इसका उत्तर है आर्थिक।
वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक आर्थिक स्थिति है। शिक्षा और योग भी ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण करते हैं। परंपरागत ग्रामीण नेतृत्व में जाति का महत्व अधिक था। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की प्रमुख विशेषता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रभाव, शिक्षा का महत्व, नेतृत्व में केंद्रीकरण, युवकों का बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व। मध्यम वर्ग की प्रधानता, नेतृत्व में परिवर्तनशीलता, भूमि स्वामित्व, परिवार तथा जाति के प्रभाव में ह्रास, अधिशासी नेतृत्व पर बल, उच्च जाति के महत्व में कमी, स्त्रियों की भागीदारी। नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह द्विमुखी प्रक्रिया है। नेतृत्व की समाजशास्त्री अवधारणा के विकास में मैक्स वेबर का योगदान है। वेबर के अनुसार नेतृत्व का अर्थ आदेश पालन की संभावना से है। इसके दो पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में वे व्यक्ति और समूह आते हैं जिनके पास आदेश देने का अधिकार होता है। दूसरे पक्ष में वे लोग सम्मिलित किए जा सकते हैं जो आदेश का पालन करते हैं। वेबर के अनुसार अधिकांश आदेशों का पालन दो बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है: स्वार्थ पूर्ति की भावना के कारण तथा प्रथाओं के कारण। किसने कहा कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ये इलियट मैरिल का कथन है। इलियट एवं मैरिल के अनुसार सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंध टूट जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं। REL फेरिस के अनुसार सामाजिक विघटन व्यक्तियों के बीच प्रक्रियात्मक संबंधों के उस मात्रा में टूट जाने को कहते हैं जिससे समूह के स्वीकृत कार्यों को पूरा करने में बाधा पड़ती है। सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है यह सोरोकिन का कथन है। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक विघटन का मुख्य कारण संस्कृति तथा संस्थागत विघटन है। वर्तमान युग में सामाजिक विघटन का कारण मूल्यों के कार्य क्षेत्र में सांस्कृतिक पतन है जिसमें अधिक युद्ध, आपराधिकता, क्रांति, आत्महत्या, मानसिक रोग इत्यादि और आगे ले जाता है। उनका मत है कि वर्तमान क्रांति बेला न तो प्रजातंत्र के संघर्ष बनाम अधिनायकवाद, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद या राष्ट्रीयता बनाम अंतर्राष्ट्रीयवाद या निरंकुश शासन बनाम स्वाधीनता को प्राप्त करता है और न ही इसकी संस्कृति को अपने चरम शिखर पर पतन तक पहुंचा पाती है। हित में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? यह है निर्धनता। में सामाजिक परिवर्तन के कारण समुदाय के अंतर्गत बेरोजगारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, निर्धनता, अपराध आदि में वृद्धि हुई है। तलाक व्यक्तिगत कारण है जिसके फलस्वरूप पारिवारिक विघटन होता है। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह यह सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। यह किसका मत है कि विचलन को केवल एक ऐसा व्यवहार कह के टाला नहीं जा सकता कि समाज की स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करता है, वरन विचलन स्वयं भी नियंत्रित मात्रा में स्थिरता कायम रखने की एक महत्वपूर्ण दशा है। यह कथन एरिक्सन का है। एरिक्सन का मत है कि विचलन को केवल एक ऐसे व्यवहार कह के टाला नहीं जा सकता जो कि समाज की स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करता है, वरन विचलन स्वयं भी नियंत्रित मात्रा में स्थिरता कायम रखने की एक महत्वपूर्ण दशा है। निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया? तो ये मार्टन जी ने किया। मार्टन विचलन की व्याख्या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में करते हैं। इनके अनुसार विचलन साधन साध्य असंगता का परिणाम है। उन्होंने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया है। एक संतुलित समाज लक्ष्यों तथा संस्कृत साधनों को बराबर महत्व देता है, परंतु
अमेरिकी समाज सांस्कृतिक साधनों से अधिक महत्व सामाजिक लक्ष्यों को देता है। फलस्वरूप लोगों में साधनों की उपेक्षा कर लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर किसने कहा है? मार्टन ने कहा। मार्टन का मानना है अनुकूलन और विचलन एक ही पैमाने के दो छोर हैं। एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक जीवन से अलग थलग होकर आत्महत्या कर लेना कहलाता है विसंगतिपूर्ण आत्महत्या या आदर्श शून्यता। नियमहीनता की यह दशा एक ऐसी स्थिति है जिसमें समूह की मूल व्यवस्था का व्यक्ति के लिए अर्थ एवं महत्व नहीं रह जाता। वह अपने आप को अकेला, समूह से कटा हुआ तथा एक असमंजस और उलझन की स्थिति में पाता। यह स्थिति व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार की आत्महत्या विसंगतिपूर्ण अथवा मानक शून्यतावाद कहलाती है। मानक शून्यता आत्महत्या न तो समाज के साथ अधिक एकीकरण का परिणाम होता है और न ही एकीकरण की शीतलता के कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है, अपितु दुर्खिम के अनुसार इस प्रकार के आत्महत्याएं समाज में संकटकालीन स्थितियों जैसे आर्थिक मंदी, राजनीतिक उथल-पुथल आदि की उपज होती हैं। किसी विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है। एलियट एवं मैरल ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है। उन्होंने लिखा है कि पारिवारिक विघटन में पति पत्नी के बीच पाए जाने वाला तनाव ही नहीं आता, बल्कि बच्चों और माता पिता के मध्य पनपने वाला तनाव भी आता है। पारिवारिक विघटन का तात्पर्य पारिवारिक संबंधों में बाधा पड़ना है। यह संघर्षों को क्रम का वह चरम रूप है जिसमें परिवार की एकता को खतरा पैदा कर दिया है। यह संघर्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है। संघर्ष के इसी क्रम को पारिवारिक विघटन कहा जाता है। परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन है? परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवार में वैवाहिक संबंध। सामाजिक परिवर्तन का एक परिणाम पारिवारिक विघटन के रूप में देखा जाता है। भारतीय समाज में पहले संयुक्त परिवार हुआ करती थी, परंतु आज केवल एकांकी परिवार देखा जाता है। औद्योगिकरण, पाश्चात्य संस्कृतियों के संपर्क, नगरीकरण, राजनीतिक कुचक्र आदि कारणों से परंपरागत हिंदू परिवार का विघटन हो गया है। परिवार में भाईचारे का भाव घट गया है। पति पत्नी का संबंध केवल यौन तक रह गया है। स्त्रियां परिवार से बाहर नौकरी करने लगी हैं या राजनीति में भाग लेने लगी हैं और पुरुष या तो घर पर बच्चों की देखभाल करते हैं या स्वयं किसी व्यवसाय में लगे रहते हैं। प्राचीन भारतीय परिवार में बूढ़े माता पिता की सेवा करना पुण्य समझा जाता था। आधुनिक भारत में समाज में उन्हें केवल बोझ समझा जाता है। आधुनिक परिवार संघर्ष और उपद्रव्यों का अखाड़ा बन गया है। इसे विघटित या टूटा हुआ परिवार कहना अधिक उचित होगा।